परिमेय संख्याएं का यह हमारा द्वितीय कालखंड है। इसके पहले हम कल एक बार देख चुके हैं। चलिए आज हम देखते हैं परिमेय संख्याएं का जो अगला जो प्रश्नावली है ना, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला तो ये है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करना है। ठीक है, हम सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में जान लें। संख्या रेखा के बारे में आपने छठवीं क्लास से पढ़ना शुरू किया है और संख्या रेखा छठवीं क्लास में इसका विशेष रूप से इसको दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ब्राइट आ रहा हो, थोड़ा सा हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए संख्या रेखा में हम एक रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं, आड़ी रेखा खींचते हैं, मध्य में शून्य लिखते हैं, 0 लिखते हैं और इसकी जो दाईं ओर है ना, दाईं ओर जो है धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते जाता है। जैसे आपको पूछा जाए कि ऋण 1 बड़ी है कि शून्य बड़ी है, ये देखिए यहाँ शून्य लिखे हैं, फिर 1 2 3 4 5 है ना, ये दाईं ओर लिखी है और बाईं ओर देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार से लिखा गया है। आपको अगर पूछा जाए ऋण 1 बड़ी है कि शून्य बड़ी है, तो देख के हम बता सकते हैं। जैसे जैसे हम दाईं ओर से बाईं ओर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका मान कम होते जाता है। अर्थात ऋण 1 छोटी है ना, ऋण एक जो है वो छोटी है किससे? शून्य से। ये देखिए इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ऋण 1 छोटी है मतलब कौन सी बड़ी है? शून्य बड़ी है मतलब। और आपको अगर पूछा जाए ऋण 5 बड़ी है कि ऋण 2 बड़ी है ना, तो कौन सी बड़ी है? मतलब जैसे जैसे ऋणात्मक मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका वैल्यू कम होता जाता है। मतलब ये देखिए ऋण हम ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, जैसे हम संख्या रेखा में मतलब बाईं ओर आगे बढ़ते जाते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर, वैसे वैसे उसका जो मान है वो कम होते जाता है। ये देखिए ऋण 5 छोटी है तो कौन सी बड़ी है? ऋण 2 बड़ी है। ये देखिए अगर इस प्रकार से लिखा जाए, पूछा जाए आपको ऋण 5 बड़ी है कि ऋण 2 बड़ी है, तो ऋणात्मक संख्या में अलग ढंग से इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, जो छोटी दिखाई दे रही है उसका मान ज्यादा होता है जब ऋणात्मक रहे तब। अब देखिए धनात्मक में जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो अंक दिया है उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांकों को हम एक संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा में ऋणात्मक मान, धनात्मक मान एवं शून्य होते हैं और इसको अगर एक रेखा में दर्शा दिया जाए तो यह संख्या रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है, कुछ अंक दे दिया गया है, संख्या रेखा में दर्शाना है ना। संख्या रेखा में दर्शाइए, तो देखिए किस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, भिन्न को एक बार हम देख लेते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, जिसको विषम भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में हर छोटी होती है और अंश बड़ी होती है। उचित भिन्न में अंश जो है वो बड़ी होती है, छोटी होती है और हर बड़ी होती है। ठीक है, उचित भिन्न में जैसे मैंने लिखा 2/7 लिख दिया। देखिए 2/7, अंश छोटी है और हर बड़ी है तो यह उचित भिन्न है ना। ये कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में विलोम होता है, जैसे मैंने लिखा 9 यहां लिख दिया 2 लिख दिया। ये देखिए 9/2, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न, देखिए ये अनुचित भिन्न है। अब जितने भी उचित भिन्न है, जितने भी उचित भिन्न है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जितने भी उचित भिन्न है उसका मान 0 से 1 के बीच होता है। यही अगर ऋणात्मक रहता तो 0 से ऋण 1 के बीच रहता। जितने भी उचित भिन्न है या तो 0 से ऋण 1 होगा या तो 0 से 1 होगा। धनात्मक मान है वो 0 से 1 के बीच है और ऋणात्मक मान है वो 0 से ऋण 1 के बीच होता है। उचित भिन्न, ध्यान दीजिए। और अनुचित भिन्न जो है इसको भाग देने पर समझ में आता है किसके बीच में। पूर्णांक संख्या यहां से आता है, एक पूर्ण अंक आता है, उसके बाद हम उसको निर्णय करते हैं कि ये कहां पर जाएगा। लेकिन आप ये समझ जाइए, जितने भी उचित भिन्न आता है, अगर अंश का मान कम है हर से, तो ये समझ जाइए उसका मान जो है 0 से 1 के बीच है।
शून्य से 1 के बीच है। चलिए देखते हैं उदाहरण, अब हम बनाना शुरू करते हैं। संख्या रेखा में दर्शाना है, 2/3 लिखा है ना। 2/3 को संख्या रेखा में दर्शाइए। तो हम जानते हैं 2/3 जो है वो उचित भिन्न है और धनात्मक है। ये देखिए उचित भिन्न भी है और धनात्मक भी है। तो ये कहां पर आएगा? 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। तो अब जब 0 से 1 के बीच आता है तो हम ज्यादा लंबा चौड़ा 5 तक लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे गैप देकर भी बना सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 तक भी बता सकते हैं संख्या रेखा को, है ना। दोनों तरफ 2 तक बता सकते हैं, ऋण 1 ऋण 2। ये संख्या रेखा में जो कितना अंक यहां दर्शाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, प्रश्न में क्या पूछा गया है और किस प्रकार से उसको बनाना है। देखिए अब देखिए 2/3 का क्या मतलब है, कहां पर रहेगा 2/3? अभी बताया हूं मैं, 2/3 अंश का मान छोटा कम है किससे? हर से। तो यह उचित भिन्न है। उचित भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। अगर धनात्मक है तो ये इधर आएगा, 0 से 1 धनात्मक मान होगा, और ऋणात्मक है तो 0 से ऋण 1 के बीच होगा। अब देखिए कहां पर होगा 2/3? ये देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एकदम आसान है, आप इसी को देख के बता सकते हैं। 3 भाग में दूसरा भाग, 3 भाग में दूसरा भाग अर्थात 0 से 1 के बीच को 3 भाग कीजिए बराबर। कितने भाग करना है? 3 भाग। ये देखिए 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग में 1 हो गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसी को क्या बोलते हैं? देखो हम 3 भाग किए, कितने को? 0 से 1 के बीच को। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3, 2/3, 3/3। ये देखो इस प्रकार से लिखना है। 3 क्यों आ रहा है? कि 0 से 1 के बीच को हम 3 भाग किए, तो अब आराम से उसको बता सकते हैं 1/3, 2/3। हाँ जी, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए। चलिए, तो 0 से 1 के बीच को 3 भाग क्यों किए? वो हर पर डिपेंड है, कितने भाग करना है। हर को देखिए, हर में 3 है तो 3 भाग करना है। अब 3 भाग में दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग ये वाला दूसरा भाग, देखो ना, 1, 2, यही 2/3 है। मतलब एरो से आप इस प्रकार से बता सकते हैं, ये वाला भाग, यहां तक के भाग, है ना। तो 2/3 कहां है संख्या रेखा में? देखिए अब इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ये देखो, ये जब 2/3 है तो ये 3/3 होगा, ये 1/3 होगा जी। यहां पर मैं 2 लिख दिया था। 1/3, 2/3, 3/3, है ना। इस प्रकार से इसको करेंगे, है ना। ये 1/3 है, ध्यान रखिए। मतलब हम इससे ये पता चलता है 3 भाग करना है 0 से 1 के बीच को। अगर ये उचित भिन्न है, अंश का मान छोटा है कम है, तो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। 3 भाग करेंगे तो 3 लाइन समान भागों में बांट लेना। 3 भाग में दूसरा भाग, कैसे पता चला दूसरा भाग? क्योंकि ऊपर में अंश में क्या लिखा है? 2 लिखा है ना। तो 3 भाग में दूसरा भाग आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक है ऋण 5/9 है ना। ऋण 5/9 ये कहां पर है संख्या रेखा में? ऋण 5/9। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये भी कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। मतलब ऋण को अगर छोड़ दिया जाए तो इधर से देख लीजिए 5/9, अंश का मान कम है किससे? हर से, है ना। अंश का मान कम है हर से। ये देखिए अंश का मान कम है हर से, तो उचित भिन्न है। और उचित भिन्न का मान हमेशा संख्या रेखा में 0 से 1 के बीच होता है। अगर वह ऋणात्मक है तो 0 से ऋण 1 के बीच होगा, और धनात्मक है तो 0 से धन जो 1 है, जिसको 0 से 1 कहते हैं, धन 1 कहने की जरूरत नहीं है, उसके बीच होता है। अब बताइए ये क्या बता रहा है? इससे समझ में आ जाता है। चलिए हम सबसे पहले तो संख्या रेखा बना देते हैं। इसको देख के बता सकते हैं ये कहां पर होगा संख्या रेखा में? संख्या रेखा के मध्य में 0 होता है, दाईं ओर धनात्मक मान होता है, बाईं ओर ऋणात्मक मान होता है। अब ये देखिए यहां पर, यहां पहले ही बताया हूं, आप म्यूट करके रखेंगे ये, है ना। मतलब क्या यहां पर पहचान कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा भिन्न है। अंश का मान कम है हर से, तो कौन सा भिन्न हुआ? उचित भिन्न। उचित भिन्न संख्या रेखा में हमेशा
शून्य से 1 या शून्य से ऋण 1 के मध्य होता है। अब देखते हैं ये ऋणात्मक है तो किधर होगा, शून्य से ऋण 1 के बीच में, है ना। मतलब ये देखो ये ऋण 1 है, ज्यादा मत लिखिए, इसमें 1 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, एरो बना दीजिए और फिर 2 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको शून्य से ऋण 1 से मतलब है या शून्य से 1 के बीच मतलब है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर अंक लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला हमारा स्टेप क्या है ना। क्यों इतना ऑन कर रहे हैं जी? कहाँ से साउंड आ रहा है ना, बार बार साउंड आ रहा है, म्यूट करके रखिए। हाँ देखिए ये, अब देखिए ऋणात्मक है मतलब कहां होगा वो, शून्य से ऋण 1 के बीच होगा। अब 9 क्या बताता है, 9 भाग में करो, शून्य से ऋण 1 का जो पार्ट है उसको 9 भाग कीजिए बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 9 10, ठीक है। नहीं इसको तो नहीं, ये काउंट नहीं होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ओके, आया समझ में? 9 भाग क्यों करना है? ये जितेश्वरी किसका अकाउंट है भाई? जितेश्वरी कौन है ना, म्यूट करके रखेंगे। जितेश्वरी सुनाई दे रहा होगा तो, है ना। ऑन नहीं करेंगे आप अपना, बार बार ऑन हो रहा है अपना जो साउंड है वो बार बार अनम्यूट हो जाता है, म्यूट करके रखेंगे। तो देखिए ये 9 भाग करेंगे, कहां से पता चल रहा है, ये 9 लिखा है, ठीक है। अब 9 भाग में कौन सा भाग, पांचवा भाग। तो पांचवा भाग कौन सा, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो यही है ऋण 5/9। ये अब इसको एरो से इस प्रकार से बता सकते हैं दूर में लिख के, ऋण 5/9। तो इसको लिखने के तरीका ये है, अल्टरनेट लिखो। अब देखिए जब ये ऋण 5/9 है तो अल्टरनेट कर दीजिए एक बार, सम विषम 1/9, ठीक है, 1/9, फिर ये 2/9, फिर ये 3/9, फिर ये 4/9, लेकिन वो भी ऋणात्मक सभी ना, ऋण 1/9, ऋण 2/9, ऋण 3/9, ऋण 4/9, और लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं ऋण 5/9, फिर ऋण 6/9, ऋण 7/9 और ऋण 8/9 और ऋण 9/9। ये समझ में आ जाता है? ये देखिए बराबर आता है लास्ट वाला। अब 9 से 9 भाग जाएगा तो कितना आएगा, ऋण 1, मतलब ऋण 9/9 का मतलब हो गया ऋण 1। तो देखिए यहां समझ में आ रहा होगा। ये देखिए पहले तो हम देखते हैं उचित भिन्न है, अंश का मान कम है किससे, हर से। तो क्या करते हैं हम, ये समझ जाते हैं कि वह जो संख्या है वो 0 से 1 के बीच, अगर धनात्मक है तो 0 से 1 के बीच, अगर ऋणात्मक है तो 0 से ऋण 1 के मध्य होता है। अब क्या करते हैं, 9 भाग में बांटिए, जो हर में जो संख्या लिखा है उतने भाग कर दीजिए, है ना। 9 भाग बांटते हैं और 9 भाग में कौन सा भाग, पांचवा भाग, है ना, ये वाला पांचवा भाग। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप इस प्रकार से एरो में बता सकते हैं। इसलिए ना इसको और बड़ा करके लिखिए आप, भले 2 को मत लिखें आप, 1 ही तक लिखें। संख्या रेखा को ज्यादा अंक लिखने की जरूरत नहीं है, आप उतने ही अंक लिखो लेकिन स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है, बड़ा करके लिखिए। चलिए अगला देखते हैं, और अंक है यहां पर ऋण 3/13। इसको आप इसी प्रकार बनाएंगे, 13 भाग करेंगे और 13 भाग में तीसरा भाग। अब एक अलग हटके है, उसको मैं बता रहा हूं, ऋण 16/5। ये जो है अनुचित भिन्न है। देखिए ऋण 16/5, ऋण 5 को किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जब भी भिन्न का अंश और हर दोनों अगर ऋणात्मक है ना, अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाता है। उसका कारण यह है, हम ऋण 1 से दोनों अंश और हर को गुणा करते हैं, ऋण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक माना जाता है। जो भी संक्रिया करते हैं अंश में भी करते हैं, हर में भी करते हैं। तो 16/5 है। अब बताइए यहां पर कुछ अलग लग रहा है, डिफर है। ये जो है अनुचित या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर बोलते हैं, है ना, ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको भाग दे दीजिए, 16 को 5 से भाग देते हैं, कितने बार जाता है, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब देखिए कितना बचा, यहां 1 बचा ना, तो 1 बचा उसको हम किस में लेते हैं, अंश में लेते हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, उसको हर में लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से पहले भाग दे देना, मिश्र भिन्न में बदल देना। ये देखिए 5 तिया 15, 3 बार गया
अब एक जो बचा उसको अंश में लेंगे और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको कहां लेंगे, हर में लेंगे, जैसे कि हम भिन्न से भाग देकर इस प्रकार से बनाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए ये 3 सही 1/5 क्या कहता है, 3 सही 1/5 ये बताता है कि ये जो 16/5 है, ऋण 16/5 है, संख्या रेखा में 0 से 1 के बीच तो नहीं है, 0 से 1 के बीच नहीं है, वो 3 के बाद ही है। ये देखो ना 3 और ये एक्स्ट्रा हो गया, 1/5 मतलब समझते हो 0.2 है ना, 1 का 5वां भाग, तो 3 के बाद है। पहले तो ये जान लीजिए 3 और 4 के बीच है, 3 लिखा है यहां पर तो जरूर 3 और 4 के बीच है, अगर यह 4 लिखता तो 4 और 5 के बीच रहता है ना। तो ये समझ में आ गया है कि 16/5 जो है वो धनात्मक मान आता है 16/5, और ये कहां पर है 3 और 4 के बीच है। लेकिन 3 और 4 के बीच कहां पर है उसको ये बताता है 1/5। 3 और 4 के बीच को 5 भाग करो, 3 और 4 के बीच जो है उसको कितने भाग में बांटो, ये हर बताता है कितने भाग बांटना है, 5 भाग, और 5 भाग में पहला भाग, 5 भाग में पहला भाग। ये देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, यहां पर हम संख्या रेखा में ज्यादा अंक लेंगे ना, अब यहां 1 से काम नहीं चलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना, एक साइड को कम लिख देना, जैसे मैंने लिखा यहां पर ऋण 1, यहां पर गैप करके दिया, ऋण 1 लिख दिया, तो एक साइड को भी आप 60 कर सकते हैं, जिधर आपको जरूरत है उधर आप बढ़ाइए, ठीक है। तो इसको 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, है ना, यहां तक तो कवर हो ही रहा है। तो एरो बना लीजिए, है ना, और बीच में 0 लिखते हैं, ये संख्या रेखा कहलाता है। संख्या रेखा के मध्य में 0 होता है, और संख्या रेखा की दाईं ओर धनात्मक मान और बाईं ओर ऋणात्मक मान होता है। जैसे जैसे हम संख्या रेखा में दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे संख्याओं का जो मान है वो कम होते जाता है, और बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो उसका मान बढ़ते जाता है। इसी कारण है कि ऋण 2 छोटी होती है ऋण 1 से, यहां तक जितने भी ऋणात्मक मान है वो 0 से छोटी होती है, ठीक है, 0 बड़ी होती है। अब बताइए, चलिए अब देखते हैं यहां पर 3 क्या बताता है, ये देखिए 1 2 3 4, ये लिख दीजिए 16/5 मतलब 3 सही 1/5, मतलब 3 और 4 के बीच में, ये तो पता चल गया है। अब 3 और 4 के बीच के जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको 5 भाग कीजिए, 1 2 3 4 5, 5वां भाग स्वयं वही रहेगा 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 भाग में पहला भाग, कुल 5 भाग में कौन सा भाग, पहला भाग, ये है, ये देखिए। तो इसको आप लिख सकते हो या तो ऋण 16/5 लिखिए, है ना, या 16/5 लिख देते हैं, चलिए 16/5 या 3 सही 1/5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 3 सही 2/5, 3 सही, है ना, 3 बटा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, 1/5 2/5 आगे बढ़ता जाएगा। तो जिससे हमको मतलब है यहां तक के मतलब है। तो देखिए हम एरो में जब बताते हैं तो इस प्रकार एरो बनाइए, और कहां तक आया है उसका एरिया उसको आप बता सकते हैं, और इसको भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं, यहां पर है 3 सही 1/5। तो संख्या रेखा में संख्याओं का निरूपण करना, अगर वह उचित भिन्न है तो बहुत आसान है, 0 से 1 के बीच ही रहता है, ऋणात्मक है तो 0 से ऋण 1 के बीच, और धनात्मक है तो 0 से धन 1 के बीच होता है, धनात्मक है तो। और अगर अनुचित भिन्न है या विषम भिन्न है तो पहले भाग देकर देखिए, है ना, पूर्णांक कितना आ रहा है, तो पूर्णांक ऋणात्मक रहेगा तो इधर आएगा ना, ध्यान देना। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं पूर्णांक, दशमलव वाला संख्या ना हो, भले वह ऋणात्मक हो या 0 हो या धनात्मक हो। आप 6वीं में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़े हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं कि ऋणात्मक धनात्मक और 0 ये सभी संख्याएं संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, होल नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसके बाद कौन सी छोटी है, संख्या रेखा पर निरूपित कर बताइए कौन सी परमेय संख्या छोटी है। तो संख्या रेखा पर निरूपण तो आप समझ ही गए हैं, मैं एक बार अब छोटी और बड़ी को बताता हूं, यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है छोटी और बड़ी से संबंधित, चलिए देखते हैं। एक संख्या लिखा हुआ है 3/5, एक लिखा है 3/5, और एक लिखा है ऋण 7/8, ऋण 7/8। क्या आप बता सकते हैं 3/5 जो है संख्या रेखा में कहां पर होगा,
ये देखिए दोनों जो है उचित भिन्न है, और उचित भिन्न जरूर वो 0 से 1 के बीच होता है। धनात्मक है तो 0 से धन 1 के बीच या 1 के बीच, ऋणात्मक है तो 0 से ऋण 1 के बीच। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। 0 से, ये देखिए इसको क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच को 5 भाग में बांटेंगे। कितना भाग? 5 भाग। 5 भाग में तीसरा भाग 3/5 है। ऋण 7/8 का मतलब क्या हुआ, पहले देख लो कौन सा उचित है, ये भी उचित है। तो 0 से ऋण 1 के बीच को 8 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? 8 भाग, उसमें 7वां भाग। तो ध्यान दीजिए, जब भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों प्रकार की जब संख्याएं आ जाए तो बड़ी कौन सी होती है ये समझ में आ ही जाता है। धनात्मक संख्या रेखा में देखिए ना, एक इधर आ गया, 3/5 किधर आएगा? दाईं ओर, 0 के दाईं ओर, और ऋण 7/8 0 के बाईं ओर। और बाईं ओर जो है मान कम होता है, जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे मान बढ़ते जाता है। तो कौन सी बड़ी होगी? 3/5 है। मतलब जो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है, सीधे सीधे एक लाइन में, है ना। धनात्मक है तो कुछ मत देखिए आप, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक दिया, तो जो धनात्मक है वो बड़ी है। चलिए आगे, इसी प्रकार ऋण 8/7 और 7/5 है, वो भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है ऋणात्मक वाला जो है वो कम होगी, छोटी होगी। तो रिक्त स्थानों को उचित चिन्ह से भरिए करके कुछ स्थान दिया है ना, 2 भिन्न दे दिया है, या तो बड़ी है कि कौन सी छोटी है या बराबर है। ये चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसको आप लोग प्रैक्टिस करके बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा और प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। चलिए, कौन सी बड़ी है ये आ गया है, अभी हमारे पास समय तो है, चलिए देखते हैं। कौन सी बड़ी है? ऋण 3/13 और 7/13। इसको संख्या रेखा में नहीं बताना है, सिर्फ आप बताना है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है ये बताना है। तो इसमें है ऋण 3/13 और 7/13। देखिए, जब भी संख्या रेखा में अगर नहीं बताना है, तो अगर आपको पूछा जाए संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है और छोटी या बड़ी बताना है ना, तो उसको किस प्रकार से हम करेंगे? ढीला तो नहीं हो रहा है ना? चलिए देखते हैं। तो इसमें यह देखते हैं, जब भी हम कोई भिन्न को पहचानना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो इसके लिए हर को समान करना जरूरी होता है। अगर संख्या रेखा में नहीं बता रहे हैं तो हर को समान कीजिए, संख्या रेखा में अगर बता रहे हैं तो समान करने की जरूरत नहीं है, वहां निकाल सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब ये हर ऑलरेडी समान है, दोनों में 13 है, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है। अब बताइए, तो जब हर जब समान होती है, हर जब समान होती है तो ऊपर के मान पर डिपेंड करता है, अंश पर डिपेंड करता है, किसका अंश ज्यादा है। हर जब समान हो भिन्नों का, तो हम अंश को देखते हैं, कौन से अंश बड़ी है वही भिन्न बड़ी है। ये देखिए, तो यहां लिखेंगे ऋण 3/13 एवं 7/13 में क्या लिखेंगे? 7 बड़ी है। ये देखिए 7 बड़ी है किससे? ऋण 3 से। ऐसे लिखिए एक बार, है ना, 7 बड़ी है ऋण 3 से। अंश की तुलना करते हैं, जब 7 बड़ी है तो कौन सी भिन्न है 7 में? 7/13 में, है ना। 7 कहां पर है? 7/13 में है ना, एक भिन्न 7/13 है, वहां पर अंश के रूप में 7 है। तो 7/13 बड़ी है इससे? ऋण 3/13 से। इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं, है ना, धनात्मक मान, है ना। पहले अंश को तुलना करें, कब? जब हर बराबर हो तब। अगला और प्रश्न देखेंगे जिसमें हर बराबर नहीं है, एक स्टेप हमको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसको किस प्रकार से इसको बनाएंगे। कहीं कहीं लाइट की थोड़ा समस्या लग रही है, और देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखा है 7/9 और 3/7। 7/9 और 3/7 कौन सी बड़ी है? ये देखिए 7/9 और 3/7 कौन सी बड़ी है? तो सबसे पहले आप इसमें हर को बराबर कर लीजिए, और हर को बराबर करने के 1 2 3 तरीके हैं।
एक तो इसका लघुत्तम ले लो, और लघुत्तम लेने के बाद उतना ही हर्क करना है। देखिए किस प्रकार से लघुत्तम लेते हैं। 9, देखिए हर का ना, हर का लघुत्तम लेना है। 9 और 7 का लसा बराबर। अब सीधा इसको निकाल लो, तो 9 और 7 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, सीधे सीधे तो गुणा करने पर ही आ ही रहा है। लघुत्तम किस प्रकार से लेते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी संख्या से भाग जा रही है। अगर एक भी भाग जाता है तो देते हैं। 3 से जा रहा है, 3 से 9 जाता है, 7 नहीं जाता तब भी देंगे ना। कोई भी एक संख्या भी जाता है तो हम देंगे। 3 3 9। अगर अलग अलग टाइप के जो संख्या है, दो एक दूसरे से भाग नहीं जाता, तो उसके गुणनफल ही उसका लघुत्तम होता है। सीधे सीधे अगर निकालें तो 9 7 63 है ना। तो देखिए 3 एकम 3। अब 7 से जाएगा। ये देखिए लघुत्तम देना मतलब होता है, लघुत्तम और महत्तम में अंतर है। महत्तम में कब भाग देते हैं, जब दोनों संख्या या दिए गए सभी संख्या भाग जाता है ना, तभी हम देते हैं। लेकिन लघुत्तम में एक संख्या भी किसी संख्या से विभाजित होती है, छोटी संख्या से, तो हम भाग देते जाते हैं। जैसे 9 3 से विभाजित हो रही है, 7 नहीं हो रही है तो 9 को दे दिए, 3 3 9। ठीक है, इस प्रकार से। तो 3 गुना 3 गुना 7, लसा क्या हो गया, 3 3 9, 9 7 63। सीधे सीधे कहें, अगर दो संख्याएं जो है एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसका गुणनफल ही उसका क्या होता है, लघुत्तम होता है। तो 9 7 कितना आ गया, 63। 9 7 63। अब हर को 63 करने पर, है ना, भिन्नों का हर लिख सकते हैं यहां पर। भिन्नों का हर 63 करने पर, भिन्नों का हर 63 करने पर, अब देखिए, ये देखिए भिन्न क्या है, 7/9। अब 9 ना लिखकर यहां पर कितना आना चाहिए, 63। तो क्या करेंगे तब 63 आएगा। तो ये पता चलेगा, ये 63 को 9 से भाग दे दो, 63 को 9 से भाग दो, तो क्या आता है यहां पर, 9 7 है ना, 9 8 72 हो गया। तो 9 7 कितना होता है, 63। कितने बार गया, 7 बार। मतलब अंश और हर को 7 से गुना करेंगे। जब भी गुना करना है, देखिए 9 को 63 बनाना है। क्यों 63 बनाना है, हम देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हर को समान करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो कैसे बराबर करें, उसके लिए लघुत्तम लेते हैं हर का। तो लघुत्तम आया 63, है ना। लघुत्तम अब 6 से संबंधित हो गया। तो अब देखिए यहां पर 9 में कितना का गुना करें कि 63 आएगा, 7 का गुना करेंगे। तो केवल हर में ही गुना नहीं करना है, हर और अंश में गुना करना है। मतलब ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखिए 9 के साथ किसका गुना करेंगे, 7 का। क्यों करेंगे, क्योंकि 63 लाना है। तो उसी 7 का गुना अंश में भी करना पड़ेगा, ताकि भिन्न के मान में परिवर्तन ना हो। नियम है, आप देख रहे हैं, जब भी अंश में जितनी संख्या का गुना करते हैं उतनी संख्या का गुना हर से करते हैं। तो क्या बन जाता है, यहां तुल्य भिन्न कहलाता है। 7 7 49 हो गया और 9 7 63। ये देखिए अब 7/9 का जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, 49/63। इसी प्रकार हम 3/7 लेते हैं। 3/7 को कितने से गुना करें, कि जो 7 है ना, 7 वो 63 हो जाए। तो सीधे सीधे गुना का आइडिया नहीं होगा तो भाग जरूर कर देना। 63 को 7 से भाग दो, अपोजिट है ना, 7 लिया 63। कितने से गुना करना पड़ेगा, 9 से। मतलब 7 का गुना 9 से और 3 का भी गुना 9 से। तो 9 तिया 27 और 7 निया 63। अब देखिए जब हर बराबर हो जाता है तो अंश की तुलना करते हैं। जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश का मान ज्यादा है, वही भिन्न बड़ा है। तो यहां लिखेंगे जबकि 49 बड़ी है 27 से, 49 इज ग्रेटर देन 27। Therefore 49/63 इज ग्रेटर देन 27/63। इसलिए 49/63 बड़ी होगी किससे, 27/63 से। ये देखिए अंश को देखते हैं, अंश किसकी बड़ी है, 49 बड़ी है 27 से। हर जब समान हो तो अंश को देखा जाता है, जिसका अंश ज्यादा है वही बड़ी है। तो 49 बड़ी है तो उस भिन्न को बड़ी होगी ना, केवल अंश ही बड़ी नहीं होगी, वो पूरे भिन्न जो है बड़ी होगी। अब ये देखना है 49/63 कहां से आया, 7/9। किसका तुल्य भिन्न है, 7/9 का। और 27/63 किसका तुल्य भिन्न है, कौन सी संख्या का, 3/7 का। तो ये समझ में आ गया, 7/9 बड़ी है 3/7 से।
इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ साहु सर जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर जी, नमस्कार। थोड़ा सर डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्या है, मौसम डार्क हो गया था एकदम। हाँ तो बीच का चमक रहा है थोड़ा से। हाँ, बीच के जो है चमक रहा है, और बंद करता हूँ ना तो थोड़ा से फ्लैश का जा रहा है, क्योंकि मात्र नेचुरली जो लाइट है वही है। चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ, जिस एरिया में नहीं आ रहा है ना ब्राइट, उस एरिया में मैं कवर करता हूँ, इधर इस एरिया में कर लेता हूँ। चलिए आगे इधर चालू करते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए, अब यहां दिया है आरोही क्रम में लिखिए, है ना, ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम सभी प्रकार के प्रश्न देखते हैं। आरोही क्रम में लिखिए, तो देखिए एक भिन्न दिया है यहां पर, आरोही क्रम में लिखिए, और भिन्न दिया है 2/6 -4/12 -9/27 -27 है ना, और -5/18। ये देखिए, ये चार भिन्न है। इसको आरोही है कि अवरोही है? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम है ना। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उससे बड़ी और बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में इसको लिखना है, तो किस प्रकार से इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे तभी तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, है ना। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसको जानना जरूरी है। और सबसे पहले तो हमको उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है, हर बराबर करना है। पहले अभी जैसे किए थे ना दो का, वैसे हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ता है ना। अंश हर का लघुत्तम लेंगे और बराबर करेंगे। तो देख लेते हैं, ये देखिए ऋण 27 लिखा है, एक भिन्न लिखा है। अब बताइए यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है ना, दोनों ऋणात्मक है, मतलब वो क्या होगा, धनात्मक ले लेंगे, है ना। 9/27 ही माना जाएगा, दोनों ऋणात्मक है तो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले हम लघुत्तम ले लेते हैं। इधर का एरिया भी शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है कि इधर का। चलिए 6, 12, 27 ऋण को हटा दीजिए अभी, और 18 इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो हम कहां से भाग देना शुरू करते हैं, अगर एक अंक भी भाग जाता है, 2 से शुरुआत करते हैं, एक अंक भी भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे। 18 जा रहा है और 12 और 6 भी जा रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 6 12, है ना। ये भाग को आप लोग करते रहे ना, 2 × 18, अभी भी 2 से भाग जा रहा है, जो जा रहा है उसी को कीजिए ना। 2 तिया 6, 27 नहीं गया, 9 भी नहीं गया। अब 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 27, 3 3 9, अभी भी 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 3 9, 3 एकम 3, एक बार और 3 से जा रहा है। तो जहां एक है उसको भाग नहीं देना है, जहां पर जो संख्याएं और बची हुई एक से अधिक है उसको भाग देते जाते हैं। तो देखिए इसका लघुत्तम क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूने 54, 54 दूने 108, है ना। तो यहां लिखेंगे 6, 12, 27 एवं 18 का लसा या लघुत्तम समापवर्ती बराबर होता है 108। ये आप लोग पहले निकाल दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिए गए सभी भिन्नों का जो हर है वो 108 करना है। ठीक है, भिन्नों का जो हर है वो क्या करना है, 108। ये देखिए रिमाइंडर भी आ रहा है, समय मतलब कम है। तो देखिए 108 करने के लिए क्या करें, भिन्नों का हर 108 करने पर, ठीक है, जो ऋणात्मक है तो जो भी है, तो क्या होगा, ये 2/6 है। अब 6 में कितने का गुना करें कि वो 108 आ जाएगा, तो भाग दे के देख लीजिए, 108 को 6 से भाग दे दीजिए। हाँ, कितने बार जाता है, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 8 48, 18 बार गया। 18 6 का मतलब 2 का भी गुना 18 से करेंगे और 6 का भी गुना 18 से करेंगे। तो 18 दूने कितना हो गया, 36, और 18 6 का 108। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऋण 4/12। ठीक है, 12 में कितने का गुना करें कि वो 108 आएगा, तो भाग देकर भी देख सकते हैं, है ना। 12 के पहाड़ा 12 निया कितना होता है, 108, है ना। तो कितना में
तो गुना करेंगे 9, ऋण 4/9 और 12, हाँ ऋण 4 गुना 9 और 12 गुना 9, तो 9 चौक 36, ऋण 36 है ना, ये ऋण 36 आ गया और 18 दूनी 36 धन 36 आया है, और 12 निया कितना होता है 108। चलिए अगला, ऋण 9 बटा ऋण 27 नहीं कहेंगे इसको, दोनों ऋणात्मक है तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे उसको 9 बटा 27, तो 27 चौक आता है 108 है ना, मतलब कितने से गुना करेंगे 4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 गुना 4, तो 9 चौक 36, यहां पर भी 36 आ गया और 108 है ना, दो जगह आ गया 36 बटा 108, 36 बटा 108, और कौन सी बड़ी है अब क्या बताएंगे, इसमें दोनों समान है, ठीक है, बढ़ते क्रम जब लिखेंगे तो दोनों को बराबर करके लिख लेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, एक है ऋण 5/18, ऋण 5/18, 18 में किसका गुना करें तो 108 आएगा, 6 का है ना, 18 तो 54 और 54 दूनी 108 मतलब 6 का, ऋण 5 गुना 6 बटा 18 गुना 6, तो ये आता है 6 पंचे 30, ऋण 30 बटा 18 6 का 108। अब देखिए सभी का हर समान हो गया है, जब हर समान हो जाता है तो अंश के ऊपर रहता है, जिसका अंश ज्यादा है वही ज्यादा है, तो छोटा से पहले लिखेंगे, सबसे छोटी कौन सी होगी, अब बताइए, ऋणात्मक छोटी होती है, ऋण 36 ऋण 30, कौन सी छोटी है बताइए, ऋण 36 छोटी है कि ऋण 30, तो ऋण में उल्टा होता है मान, जिसका मान जो ज्यादा लिखा है वो छोटी होती है ऋणात्मक मान में, ये देखो ना संख्या रेखा में जब दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो जिसका मान कम दिख रहा है मतलब ऋण 36 छोटी होगी, ये देखिए इस प्रकार से आप एरो बना सकते हैं, ऋण 36 से बड़ी है ऋण 30, ऋण 30 से बड़ी है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये देखिए कैसे लिखेंगे इसको, से बड़ी है 36 बराबर 36, ये देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, 2 बार 36 आ गया ना, इसलिए दोनों बराबर है, 2 ठन भिन्न ऐसा है जो बराबर है, 2/6 और 9/27। अब इसके मान को लिखेंगे, ऋण 36 कहां से आया, ऋण 36/108 से बड़ी है ऋण 30/108 से बड़ी है 36/108 बराबर है 36/108। अब कहां कहां पर आया इसका मान लिखते हैं, ऋण 36 कहां से आया, ऋण 4/12 से बड़ी है ऋण 5/18, स्वाभाविक है ऋणात्मक संख्या छोटी होगी और धनात्मक बड़ी होती है, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो छोटे से बड़े की ओर। अब 36/108 कहां से आया, 2/6 बराबर है 9/27, ऋण 9/27, ये देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये बढ़ते क्रम हो गया, ये देखिए छोटे संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हर को समान करना पड़ेगा, और आप सभी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे है ना, कंटिन्यू आप लोग अटेंड करते रहिए, जो भी निर्देश आता है व्हाट्सएप में मैं जो दे रहा हूँ उसका आप लोग पालन करते रहिए, और फिर भी कुछ कुछ जो है ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ऐसा लगता है, नेटवर्क की समस्या भी था कुछ ना, तो समय हमारे पास कमी है, तो इस प्रकार से ये हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम को बढ़ते क्रम कहते हैं जिसमें छोटी से बड़ी लिखते हैं। अब एक आता है इसमें अवरोही क्रम, तो बनाने का सेम प्रोसेस है, ऐसे देखो छोटी है बड़ी है, आरोही क्रम अवरोही क्रम सभी का प्रोसेस यही है, बस उसको लिखना है। अवरोही क्रम में क्या करते हैं, बड़ी को पहले लिखते हैं, ये वाला पहले आता है इधर से है ना, या तो चिन्ह को बदल दो, इसको पहले लिखो और बड़ा का चिन्ह लगाओ, जिधर इसका मुख खुला है वो बड़ी होती है, ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये